नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। इंडिया बोल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए नया बर्मुडा ट्रायंगल बन चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर के रास्ते हॉर्मुज से अमेरिका के सबसे आधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कभी बर्मुडा ट्रायंगल से जहाज और विमान गायब होने की खबरें आती थी। जिसे अमेरिका अपनी तीसरी आंख कहता था, वो आंख अब हॉर्मुज के आसमान में अंधी हो चुकी है। और ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है। MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिकी जासूसी और बिल्कुल सटीक एयर स्ट्राइक का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। दुनिया के ना जाने कितने युद्धों में इसी ड्रोन ने अमेरिका को एक तरफा बढ़त दिलाई या अमेरिका के साथियों को एक तरह से जीत का परचम लहराने के लिए सहयोग किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तीसरी आंख को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की जासूसी करने के लिए IRGC पर सटीक निशाना साधने के लिए भेजा था, लेकिन नतीजा बेहद खौफनाक रहा। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई। अब इस रिपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि जिस रूप में यहां पर MQ-9 रिपर ड्रोन भेजा गया वो गायब हो गया। कैसे अब हॉर्मुज बर्मुडा ट्रायंगल बनता जा रहा है, आइए आपको बताती हूं। ईरान से 6 महीने की जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। हॉर्मुज अमेरिकी ड्रोन के लिए बर्मुडा ट्रायंगल जैसा साबित हुआ है। अमेरिका ने कम से कम 45 MQ-9 रिपर ड्रोन गंवा दिए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले खाड़ी में यूएस के कुल 185 रिपर ड्रोन हुआ करते थे। 165 अमेरिकी एयरफोर्सेस और 20 मरीन कॉर्प्स के पास में थे। ड्रोन्स की जो कीमत है उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान अभी तक अमेरिका सिर्फ MQ-9 रिपर ड्रोन की वजह से झेल चुका है। कई MQ-9 रिपर ड्रोन हॉर्मुज में उड़ान के दौरान मार गिरा दिए गए, जो अभेद्य माने जाते थे, जिन्हें कभी कोई गिरा नहीं सकता था, लेकिन उन्हें गिरा दिया ईरान ने। जो दावे हैं वो बताते हैं कि हॉर्मुज के आसमान में पहुंचते ही इन MQ-9 रिपर ड्रोन्स का संपर्क अमेरिकी बेसेस से पूरी तरह से टूटा। ना कोई लोकेशन मिल रही है, ना मलबे का कोई सुराग मिल रहा है। कुछ ड्रोन्स पर ईरान ने सीधे और बहुत प्रिसाइज निशाने लगाए, तो बाकी के ड्रोन बगैर किसी निशान के हवा में ही गायब हो गए। हॉर्मुज में ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस के आगे ट्रंप का ये जो एक बड़ा ताकतवर ड्रोन हुआ करता था, ताकतवर शक्ति, वो भी धराशायी हो गई। जिस रूप में ईरान लगातार मजबूती के साथ में अमेरिका को चुनौती दे रहा है, बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। ट्रंप की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बताते हैं कि MQ-9 रिपर ड्रोन आखिर वो क्या बला है जो अब कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन गई। अमेरिका के लिए इतनी अहम क्यों रही? दरअसल रिमोट से चलने वाला विमान कहा जाता है MQ-9 रिपर ड्रोन को। ये निगरानी करता है, निगरानी के साथ साथ बहुत सटीक हमलों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने MQ-9 रिपर ड्रोन को 2007 में एक तरह से सेना में शामिल किया था, और अफगानिस्तान हो या इराक, पश्चिमी एशिया में भी कई बार अमेरिका के द्वारा इस MQ-9 रिपर का इस्तेमाल किया जा चुका है। आतंकवाद विरोधी अभियान या सैन्य संघर्षों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है। लंबे समय तक निगरानी मिशन में रहने की भी इसकी क्षमता है। MQ-9 रिपर ड्रोन जरूरत पड़ने पर सटीक हमला भी कर सकता है। अब ड्रोन्स के इस रहस्यमयी खात्मे ने यह तो साबित कर दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई बड़ी हिमाकत कर दी तो ईरान ट्रंप की सैन्य रणनीति का सर्वनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। क्या हॉर्मुज का ये बर्मुडा ट्रायंगल सुपर पावर के सूर्यास्त की वजह बन जाएगा? आज करेंगे इसी पर चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको एक एक करके उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं अमेरिका से। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार हकीम रजा भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। हकीम रजा साहब, मैं आप ही से शुरुआत करना चाह रही
रही हूँ क्योंकि खासतौर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो तेल का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग तो ये रहा ही है, दुनिया के लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसके साथ में कई रहस्य कनेक्ट हो गए। आखिर क्यों इसे अमेरिका के लिए बरमूडा ट्रायंगल कहा जा रहा है? नमस्कार। देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने पहले से सोचना चाहिए था कि इससे जंग लड़ रहे हैं। पहले उनकी जो इंफॉर्मेशन थी ना, जो उनके सीआईए हो या मोसाद हो, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। चूंकि इन्होंने ईरान ने तकरीबन ऑलमोस्ट 47-48 ईयर से जो प्रिपरेशन किया है, पूरी दुनिया के सामने अभी दिखा दिया है कि आप कैसे प्रिपरेशन होता है। एक दुनिया के सुपर पावर और पावरफुल कंट्री इसराइल और दूसरे उसके साथियां जैसे नाटो के कई देश, सबके सामने एक चुनौती बता दिया है कि देखिए, कोई भी इंसान अगर चाहे ना, कोई भी कंट्री, कोई भी ये, तो किस तरीका से प्रिपरेशन करता है। तो इसलिए इन्होंने जो आयतुल्ला खामेनाई सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने पहले से ही बता दिया कि नो नेगोशिएशन से कोई फायदा नहीं होता है। जो कंट्री यानी जो मुल्क यानी जो भी यानी गुंडाइज्म, जो भी आदमी सामने जो लैंग्वेज जानता है वो लैंग्वेज में हमें भी बात करना है। अमेरिका को गुरूर था अपने पावर का, तो उन्होंने उनकी लैंग्वेज में, तो इन्होंने भी इसी तरह प्रिपरेशन किया उनको गुरूर को तोड़ने के लिए, उसकी दादागिरी, उसका जो गुंडाइज्म था उसको खत्म करने के लिए इन्होंने भी प्रिपरेशन किया। तकरीबन 47 ईयर से बाकायदा प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन करने के बाद बताया कि पहले से ही चुनौती दी थी कि अगर आपने जंग शुरू की तो आप जंग शुरू कर सकते हैं, मगर खात्मा हम करेंगे एक, और हमारे कंडीशंस पे होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। ये पहले से ही पूरे जितने भी प्रिपरेशन था आज जो हो रहा है वो पहले से बता चुका था। तो अमेरिका को सोचना चाहिए कि क्या ईरान बोल रहा है, आया ये कर सकता है क्या? ना सोचा ना समझा। जैसे ही इसराइल उसको एस्टीम फाइल, अमेरिका नहीं चाहता था कि जंग में आए, क्योंकि इससे पहले कई प्रेसिडेंट्स है ना, उन्होंने कभी भी कोई भी जंग के लिए तैयार नहीं हुआ। चूंकि अभी इस बार इसराइल के हाथों यानी पूरी तरह फंस गया था, जो एस्टीम फाइल में आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कैसे है, तो क्योंकि एक एक पूरा निकाल के बाहर आ रहा, तो अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने मजबूरन आना पड़ा। आने के बाद उन्होंने ईरान जो प्रिपरेशन किया था बताया कि तकरीबन 170 से ज्यादा ड्रोन्स यानी कई मार गिराए हैं। उन्होंने वो पूरा मलबा तकरीबन दुनिया के सामने दिखा चुका है कि देखो कैसे प्रिपरेशन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यानी कि पूरा सुपर पावर या पूरी दुनिया की ताकत को भी घुटनों पे ला सकते हैं। ये इन्होंने ईरान ने बता दिया है। जी देखिए सर, यही तो बात हो जाती है कि ईरान ने तो बता दिया, लेकिन क्या अमेरिका इतना कमजोर आकलन करने वाला रह गया संजय कुलकर्णी साहब? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो MQ-9 रिपर ड्रोन कोई आज की ताकत के तौर पर तो है नहीं। टेस्ट एंड ट्राइड एक तरह से उसका वो हथियार रहा, जैसा मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, चाहे बात अफगानिस्तान हो, चाहे बात इराक हो या कई अन्य देशों में अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया और उसको हमेशा बेनिफिट हुआ। ईरान में जाकर वो कैलकुलेशन या MQ-9 रिपर को आखिर क्या हो चुका है? धन्यवाद नैना जी और को पैनलिस्ट। रिपर ड्रोन्स जो हैं वो वाकई काफी एडवांस्ड ड्रोन्स हैं, जो तकरीबन 50,000 फुट के ऊपर तक उनकी काबिलियत है। 1,000 नॉटिकल माइल उसका रेंज है। तकरीबन 3,750 पाउंड के वो हथियार ले जाने की काबिलियत है। हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है। 27 घंटे वो एंड्योरेंस उसके इस ड्रोन्स का है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही है कि 45 एक ड्रोन जो तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर जिसकी कीमत है, वो यूएसए ने गंवा दिए हैं जब से लड़ाई शुरू हुई है। लेकिन अभी तक ये कहना बहुत कठिन होगा कि कैसे। कई कह रहे हैं कम्युनिकेशन के कारण, जब कम्युनिकेशन टूट गया। अगर कम्युनिकेशन टूटा है उसके लिए भी फिर ईरान ही जिम्मेवार है, क्योंकि ईरान ने ही किसी न किसी प्रकार से उसको जाम किया होगा या उसको किसी प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल ड्रोन है तो वो ऑटोमेटिकली उसका कनेक्ट टूट गया और वो नीचे गिर गए। अब कहाँ है क्या है इसका तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से अमेरिका लगातार पोस्टपोन कर रहा है, एक ऑनरेबल एग्जिट की ओर देख रहा है, और लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफी तीखे हैं।
कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, स्पॉइल द वॉर विल गो टू द विक्टर, यानी कि हम तो अब स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के ही रहेंगे, अब देखते जो होगा देखी जाएगी, अब जो जीतेगा वो सिकंदर। मतलब इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह कुछ से कुछ कहीं ना कहीं नर्वसनेस नजर आती है, और कहीं ना कहीं ईरान को इस बात के शायद एक ऐसे उम्मीद जागी है, उसका हौसला अफजाई हुआ है कि उनको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है जबरदस्त वेपनाइज हो चुका है, अमेरिकन की वीकनेस है, उनको वो टैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड रख नहीं पा रहे। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है और सिर्फ बम्बार्डमेंट के द्वारा ही ईरान को घुटने टिकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। और ईरान ने भी देखा है कि खाड़ी के जो देश है उनके ऊपर जिस प्रकार से बम बरसे हैं, ईरान की तरफ से हो, हुदीस की तरफ से हो, या फिर अपने बाकी जो ईरान के जो मिलिशिया है इराक में उनके द्वारा हो, तंग परेशान डिस्ट्रक्शन जरूर ईरान ने किया है। और जिस प्रकार से अपना जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर वापस जा रहा है, अब्राहम लिंकन जो है, जॉर्ज वॉशिंगटन आ रहा है, अब्राहम लिंकन जा, तो ये जो बातें हो रही हैं और देखने को मिल रहा है, तो अफवाहें भी काफी उड़ती हैं। अब अफवाहें का बहुत मुश्किल है, बिकॉज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज द ट्रूथ। अब क्या सच्चाई है मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से अमेरिका अचानक एक तरीके से शांत हो जाता है, हो सकता है वक्त लेता है अपने आप को रिकूप करने के लिए, अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए, बिकॉज ये जो ड्रोन्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग इतना आसान नहीं है कि एक महीने में बन जाएगा, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये सबको देखते हुए जरूर यूएसए जो है परेशानी झेल रहा है, और ईरान के जो हौसले हैं वो बुलंद है कि हमने अमेरिका को उनकी जगह दिखा दी। और स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जैसे जिस प्रकार से उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, तो इस तरह के बयानबाजी जो है मुझे लगता है वाकई परेशान करने के लिए है, और पूरे विश्व भर में हाहाकार मचेगी। लेकिन सर बात तो ये है कि ठीक है, ईरान की खासतौर से अगर सीमा में एंटर किसने किया, ईरान तो गया नहीं था अमेरिका के पास में। अब अगर अमेरिका की तरफ से भी बार बार इस तरह की धमकियां दी जा रही, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कहा ना कि अब अगर जैसे ही जंग जीतेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का हिस्सा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल होना इज डिफरेंट थिंग, और अमेरिका का हिस्सा होना पूरी दुनिया में बड़ी सनसनी फैला दी गई ना। तो ईरान भी तो अपने ये कहा जाए कि साम दाम दंड भेद एक तरह से अपनाने की कोशिश करेगा। राजन सर, क्या ये बात गलत है? देखिए, कुछ गलत नहीं है। ट्रंप की बात को सीरियसली लेना दुनिया ने बंद कर दिया है, तो कोई मतलब हम सर, एक सुपर पावर देश के अगर राष्ट्रपति हैं, क्या इतना हल्के में ले लेना चाहिए? नहीं, आई मीन उनका तो एक काउंटर शुरू हो गया है, काउंटडाउन इंटरनेट पे मुझे लग रहा है सर आप चूंकि वही कितनी बार झूठ उसी बोला। जगह से ही कनेक्टेड है, तो आप वहां शायद जो चीजों को देख रहे होंगे वो ज्यादा बेहतर बता रहे होंगे। नहीं, एब्सोल्युटली नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। ही हैज अ प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग आउट एंड स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न एंड स्पीकिंग जो चीज जरूरत नहीं है बोलने की। सो उनकी अपनी एम्बिशन है। एनीवे, हम जब मुद्दे पे आते हैं, मैं रजा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि इसी दिन के लिए 48 साल ईरान ने मेहनत करी और तैयारी करी, और आज दिखा रहा है अमेरिका को कि कितना है। पर मैं दूसरा उससे कनेक्टेड सवाल है, किस कीमत पर क्या इन 48 साल में वो कुछ और कर सकता था? ईरान कहाँ होता अगर ये इतना पैसा, इतना दिस्थिंग वो अगर जो उन्होंने इस प्रिपरेशन के लिए लगाया, और आज ईरान कहाँ है? ईरान मतलब ईरान का आम नागरिक कहाँ है? खाना नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, कुछ मतलब आप बोल सकते हो कि वो नेशनल प्राइड है, और नेशनल प्राइड कई बार कुछ लोगों की ईगो तक सीमित हो जाता है, जो इस वक्त आईआरजीसी के साथ हो रहा है। आम आदमी की किसी को चिंता नहीं है। नाउ इसको आप कंपेयर करें, अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो अपनी कैजुअलिटीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इट इज समथिंग लाइक एक बहुत बड़ा पहलवान है, वो बहुत जोर से मार सकता है, पर वो ऐसा लड़ाई लड़ना चाहता है कि भाई मेरे को एक भी मुक्का ना पड़े। जो जंग में
पॉसिबल नहीं है। भी अगर आपने किसी को मारना है तो थोड़ी बहुत पिटाई आपको भी खानी पड़ेगी, जो अमेरिका तैयार नहीं है, उसकी पब्लिक ओपिनियन तैयार नहीं है, पॉलिटिशियंस तैयार नहीं है, किसी भी कारण। ये आज अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, जिसका बिल्कुल सही तरीके से ईरान फायदा उठा रहा है। बिकॉज उसकी वजह से वो अपना ब्लॉकेड पास नहीं ले जा सकते, बिकॉज उनके अगर कोई एक बड़ा शिप डूब गया तो उसमें जो कैजुअलिटीज होंगी वो अनएक्सेप्टेबल होंगी। ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर पा रहा है, तो क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन में ऑब्वियसली देयर विल बी कैजुअलिटीज आदित्य, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक फ्रेम में रह के बाहर से आप इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहे हैं। एंड ऑफ द डे आज जो कंडीशन है, दिस हैज ट्रांसलेट हो चुकी है इकोनॉमिक वॉरफेयर में। ईरान कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमिक कॉस्ट डाले दुनिया पे, इकोनॉमिक कॉस्ट डाले, हरमुज को बंद करके सब तंग हो जाए कि मैं तो डूबा हूं सनम, सब डूबेंगे, पूरी दुनिया डूबेगी। वो पूरी दुनिया मिलके अमेरिका को बोलेगी कि भैया रुको रुको रुको। वो उनकी स्ट्रेटजी है। इकोनॉमिक कॉस्ट पूरी दुनिया पे। और ईरानी है। अमेरिका क्या कर रहा है, ठीक है हमारा वो ब्लॉकेड तो चल ही रहा है, खाना पीना इनको और नहीं मिल रहा, देखते हैं बिना दवाई बिना खाने पीने के और कितने दिन रहते हैं। इनकी करेंसी का हाल तो देख लो, बोरियों में भर के डॉलर मतलब करेंसी ले जानी पड़ती है, तो देखते हैं कितनी देर चल पाते हैं। तो दोनों इकोनॉमिक, सो ऑलरेडी ये लड़ाई मिलिट्री से ज्यादा इकोनॉमिक हो चुकी है। एंड अब इसको इस पक्ष में ही देखना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई अब आगे क्या रूप लेगी। देखिए कई रूप हैं जो ये ले सकती है आगे आदित्य। दोनों साइडें रुक रुक के कर रही हैं, बिकॉज दोनों को एक लॉजिस्टिक गैप चाहिए, जो लॉजिस्टिक गैप अमेरिका भी ले रहा था और ईरान भी ले रहा है। लॉजिस्टिक गैप के लिए तो एक तरह से ये कहा जाए कि शांति संधि पर सिग्नेचर करने की बात कही जा रही थी, और सभी को पता है कि वो जो शांति वार्ता है, प्रस्ताव है, वो कितना फिजिबल होता। लेकिन वो जो फिजिबल या सीज फायर की बात ही शायद वो इसीलिए थी कि भाई एक तरह से बैकअप रेडी करेंगे और पूरी तैयारी इस रूप में की जाएगी। अब मैं इसका एक जो सवाल है अरविंद जी से लेना चाह रही हूँ, फिर एक एक करके सबका शॉर्ट आउट रिएक्शन लूंगी। अच्छा अरविंद सिंह जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो लगातार बड़े ताकतवर माने जाते रहे, अमेरिका को ना सिर्फ वो सपोर्ट करते रहे बल्कि अमेरिका दूसरों को भी बड़े स्तर पर यही बोलकर बेचता रहा कि भाई ये उसकी बड़ी ताकत है, ये आपकी रक्षा करेगा, निगरानी करेगा, सर्विलांस करेगा हर लिहाज से। अरे वो सारी बातें हवा हवाई हो गई, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, इमेज डेंट हो गई, भरोसा पूरी तरह से टूट गया। नैना जी, कोई भी ड्रोन ईरान पे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध में रशिया को मदद करने वाला अगर कोई देश था तो ईरान था। ईरान ने ड्रोन्स भेजे। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में आज से नहीं, कम से कम 2 डिकेड पहले से ही रिसर्च करना उसने शुरू कर दिया था। उन शुरुआती देशों में कभी कभी हम ईरान को काफी हल्के में लेते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि खासकर स्टेम जो क्लोन टेक्नोलॉजी है उसमें ईरान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें चौथे नंबर पर है। और ये तब किया है जब उसको काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस आए। वहां पे काफी जो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, वहां के सारे साइंटिस्ट या तो यूके चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं, खासकर जो अंग्रेजी कंट्रीज हैं इसका। तो ईरान को इसकी भी चिंता है, पर बावजूद उसके वहां के जो एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट हैं वो एआई में भी काफी बेहतर है। अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मान के अगर इस गलतफहमी में था कि ड्रोन के मामले में वो ईरान से जीत जाएगा, तो संभव ही नहीं था। दूसरी बात ये कि बेहतर ड्रोन ईरान के पास कम रुपयों में बने हुए हैं, तो ये तो होना ही था। खात्मा हो चुका है उनका, मिसाइल पूरी सब जा चुकी है। और उसने जो खासकर पुतिन साहब को उन्होंने मना कर दिया था कि हमें आपका वो S-400 नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि उनको थकाओ। अगर S-400 ले लेते तो पैसा खर्च हो जाता। और उन्होंने अपने अंडरग्राउंड में एक तरीके से हमास को, वो जो अंदर की सुरंग वाली टेक्नोलॉजी वो भी ईरान की मदद से बनी है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो अमेरिका को तो पहले ही सोचना चाहिए था। जितने भी समझदार लोग थे उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को चेताया था कि वाकई आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, पर वो माने नहीं। क्योंकि जो साम्राज्यवादी लोग होते हैं, अभी थोड़े दिनों पहले मुझे पता चला है कि खासकर जो सीनेट की कमेटी होती है, जैसे अपने भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसके सामने बोइंग के सीईओ को बहुत जबरदस्त तरीके से लताड़ा गया है। उनके जो
शेयर्स हैं या उनका जो टोटल जो प्रॉफिट है वो 40% के मतलब दर से वो बढ़ा है। तो कहा है कि आप 40% आप अपने एम्प्लॉइज को पैसा दे नहीं रहे हो और ये सारा जनता का पैसा आप चूस रहे हो, तो ये खाली बोइंग का ही हम क्यों नाम ले, RTX हैं और भी तमाम है, जनरल डायनामिक्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं जो ये पूरे हथियार बनाने वाले लोग हैं। अगर आप उनके दबाव में काम करेंगे तो फिर यही हाल होने वाला है, टैक्स पेयर का तो पैसा जाएगा और इन सारे लोगों की जीत होगी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे थे, अगर सही सही कहें तो। नैना जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प भले जिनके लिए भी काम कर रहे हैं, या तो कहा जाता है कि उनसे बड़ा बिजनेसमैन तो कोई है ही नहीं, वो बखूबी जानते हैं कि उनका कोई भी स्टेप है, कोई भी कॉल है, वो कॉल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुलकर्णी साहब, क्या इस बार का जो कॉल है डोनाल्ड ट्रम्प का, आपको ऐसा लग रहा है कि वो मिस कैलकुलेटेड है और ये वाला कॉल उनके लिए थोड़ा घातक और महंगा साबित हो रहा है? देखिएगा नैना, जो भी वॉर ऑफ एट्रिशन में अगर ट्रम्प एक बिजनेसमैन है तो उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो पैसा कमा रही हैं। जहाँ पे तेल की कीमतें हैं अमेरिका के अंदर, वो कहा पहले $3.15 था, अब $4.07 हो गया है। तो $1 का भी कीमत नहीं बढ़ा है तकरीबन, मैं कहूँगा पिछले 6 महीने में। तो इसको देखते हैं उनको लगता है कि देखते हैं क्या हो सकता है। पर यस, अमेरिका भी बैकफुट पर है क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है और इस इलेक्शन में अगर हारते हैं तो उनको मालूम नहीं अमेरिका में क्या होगा। क्योंकि एक बार रिपब्लिकन अमेरिका से निकल गए तो 2 टेन्योर तक रिपब्लिकन नहीं आएंगे और उनकी अभी भी मंशा है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़े। तो इस तरह की पता नहीं कैसे, क्योंकि 2 से ज्यादा लड़ नहीं सकते, तो उन्हें लगता है कि इस तरह की परिस्थिति में वो एक बार आए, फिर नए दूसरे पर बाइडेन आए, फिर ये आए हैं, तो ये एक और लड़ सकते 2 कंसेक्यूटिव इसके। तो काफी कुछ उनके कैलकुलेशन है। पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का मिसकैलकुलेशन हुआ। अमेरिका ने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरीके से खड़ा रहेगा और इस तरीके से उसका जो मनोबल है ऊंचा रहेगा। इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी ईरानियंस जो है अपने झंडे के नीचे खड़े हैं। चाहे हम IRGC को कुछ भी कहें, उन्होंने एक संगठित अपने देश को रखा है और ऐसे हालात में बहुत मुश्किल हो रहा है। खाड़ी के देशों को मुश्किल हो रहा है, सऊदी अरेबिया को मुश्किल हो रहा है, UAE को मुश्किल हो रहा है। ओमान और ईरान के बीच में जो संगठन बन रहा है, जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखा जाएगा कि इनबाउंड ट्रैफिक कहाँ से आएगा, आउटबाउंड कहाँ से जाएगा, कितना बफर रहेगा। तो अगर ईरान और ओमान ही अगर संभालेंगे, पर अमेरिका जो है, और बीच में अमेरिका, ट्रंप ने बोला था कि हम टोल वसूली करेंगे। अगर ट्रंप ने ही टोल वसूली करनी है तो ईरान क्या कह रहा है? ईरान भी वही कह रहा है। तो ये जो बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें निकलती रहती हैं। इन 2 देशों के तनाव के बीच में कई ऐसे अलग अलग मोर्चे जो क्रिएट हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अच्छा, हाकिम रजा जी, खासतौर से अमेरिका की अगर हम हथियारों की ताकत की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, ईरान ने उसे बड़ी चुनौती दी। लेकिन अगर अमेरिकी हथियारों को इस तरह से गायब करना, गायब हो जाना, टारगेट प्रिसाइज अटैक होना, क्या ये ईरान के अकेले बस की बात है? एक कोई अलग मोर्चा है? जी, उन्होंने खुल के बता दिया है कि पूरी तरह टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीजें हैं ना, हमारा पूरी का पूरा खुद कर रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने बोला कि ना, हमारा रशिया से सपोर्ट है, जो जरूरत थी खरीद लिया है, चाइना से जो जरूरत है वो खरीद ले रहा है। मगर वो कोई रकम का कभी भी देख लीजिए, जैसे अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करा ओपनली 100%, ईरान को कोई नहीं, सिवाय ये है कि पूरे रशिया को भी ड्रोन्स वगैरह सप्लाई दिया और जितने भी इनके रेजिस्टेंस मूवमेंट फोर्सेस है ना, सबको यही दे रहा है। ये तो कोई लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी हर चीज वही दे रहा है। और दूसरी बात मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ईरान में कोई खाने पीने की किल्लत नहीं है। मैंने अभी भी हाल में उधर रह चुका हूं, अभी भी उधर गया हूं, कहीं भी कुछ भी नहीं है, जीरो। क्योंकि तकरीबन नजदीक 50 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी झेल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं वहां पर। और 50 सालों में इतनी, ना कि सिर्फ हम बोल रहे हैं कि जंगी इसमें आगे बढ़े हैं। हम लोग देख रहे थे जैसे रेवोल्यूशन से पहले, रेवोल्यूशन के बिगिनिंग में जितने स्टूडेंट्स वगैरह इंडिया भी आके पढ़ रहे थे, आज नहीं, इंडिया से ईरान जाके पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया से जाके, ना कि सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया से जाके पढ़ रहे हैं। और पूरे फील्ड्स में आप देख लीजिए, सिर्फ जंगी फील्ड में नहीं है, हथियार के फील्ड में नहीं है, पूरे के पूरे फील्ड में ईरान आगे है। वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स का हिस्सा हो जाता है।
इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमेशा रशिया और चाइना के बगैर सपोर्ट के क्या ये इतना पॉसिबल हो सकता है क्या, राजन सर? देखिए ऑब्वियसली इट इज नॉट ओनली कि खाली उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में और इनमें सपोर्ट दिया है, राइट अप टू नेविगेशनल डाटा, ये सारा कुछ मतलब सपोर्ट मिल रही है। एंड ऑब्वियसली क्यों नहीं, देखिए अगर रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में यूएस सपोर्ट कर रहा है तो रशिया क्यों नहीं ओपनली करेगा? रशिया के इंटरेस्ट में है कि ये जंग जितना ज्यादा खींचे, रशिया के इंटरेस्ट में है, तो अपने इंटरेस्ट में ईरान को क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? और ईरान को रशिया से मदद मिल रही है तो इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें एक्सेप्ट करना कि भाई हमें मदद मिली कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई देश हर चीज नहीं बनाता, लेते हैं बहुत एक दूसरे से। जहां तक बात आई कि वहां पे इस वक्त कंडीशन नहीं है, देखिए ऐसा है, ऐसा होता ना तो अभी इंटरनेट वगैरह सारा कुछ चला होता। कोई कारण है, आपने पूरा ईरान को बंद एक डब्बे में बंद करके रखा है कि कोई खबर भी ना आए, ताकि जो लोग सड़कों पे लाशें भी पड़ी होती हैं वो दिखे ना किसी को। इस भी कंडीशन लगा ली है। अरे हमारे भी कुछ मित्र हैं जिनके रिश्तेदार अभी भी तेहरान में रह रहे हैं, तो खबरें कहीं ना कहीं से निकल के आती हैं। तो ये खाली डिनाई कर देना, इट्स अ डिनायबल कि भी जो इकोनॉमिक कास्ट है वो विजिबल है भाई, कि एक मतलब ईरानियन करेंसी की आज मार्केट में क्या वैल्यू है वो तो एकदम पता लगता है। उसमें क्या डिनाई करना? मतलब कि भी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं है, दवाइयों की कंडीशन ठीक है। अभी भी भारत ने मेडिकल सप्लाई भेजी है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। अगर खुद ही सारा कुछ हो रहा था तो जरूरत क्या है भारत को भी भेजने की मेडिकल सप्लाई वगैरह की? क्योंकि वहां कंडीशन है ऐसी कि लोगों को जरूरत है, इसीलिए भेजी भाई। तो ये मतलब एक्सेप्ट करना कि भाई कुछ नहीं है, सब ठीक है, कोई इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है, लोग खा रहे हैं, 3-3 4-4 दिन लोग भूखे रह रहे हैं। बिकॉज कई बार होता है जब आप बाहर ही नहीं घर से निकल पाते हैं। सो जो इंटरनल कंडीशंस है आप एक्सेप्ट कीजिए, आपकी करेंसी की क्या कंडीशन है वो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। या हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, यहाँ पर हकीम रजा जी रिएक्ट कर रहे हैं जी। जी देखिए, जब जंग होती है, जब ज्यादा जख्मी होते हैं तो नेचुरली जरूरत पड़ती है मेडिसिन की। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, कई जगहों से गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दूसरी जो भूखमरी की बात करें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर हर गली में नून बाई बोल के, यानी इसके रोटी बोलते हैं, रोटी की दुकान होते हैं, कोई घर पे नहीं बनाता। वहां पर तो क्या है, किसी को चाहिए तो फ्री में देते हैं, कोई भी जाके लेके आना है, उठा के लेके आना है, पैसे चाहे तो पैसे दो, वरना नहीं तो भी लेके जा सकते हैं। वहां पर कोई रकम को कुछ भी नहीं, इतना खुशहाल जिंदगी है। मैं वहीं रह चुका, अभी भी हाल में अभी जाके, और लोगों अगर परेशानी होती तो आपने फंडरल में देख लिया, करोड़ों के लोग जब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो करोड़ों के लोग उनके साथ नहीं रहते। आपने खुल के देख लिया है। ऐसा यहाँ पर जो अलग से बनाया गया है सिनेरियो, ऐसा नहीं है। हमने वहां पर रह चुके हैं और अभी भी यही महीना में उधर से ही आ रहा हूँ, मैंने देख चुका हूँ। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा होता तो ये तो कहने की बातें हैं कि अभी लोग सड़कों पर उतरकर वहां की रिजीम के साथ में नजर आते हैं, लेकिन ये वही रिजीम है जो वहां पर जनता सड़कों पर उतरकर अपनी सेना या सरकारों के विरोध में आवाज बुलंद करती रही है, एक तरह से जो रूप में नजर आती है। अरविंद सिंह जी, अगर सभी इतना गुडी था तो सही बात है। जो सच है वो रजा साहब और जावाल साहब के बीच का सच है, और उसके लिए तथ्यों से अगर हम देखें तो खुद ईरान की सरकार ने ये कहा है कि 3,500 लोग मारे गए हैं। तो रजा साहब ये जानते हैं कि 3,500 लोग कोई कम संख्या नहीं होती है, अच्छी खासी संख्या होती है किसी भी देश में परेशान होने के लिए। उसके अलावा क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया है तो फूड अभी कम हो रहा है वहां पे, जो फूड रिजर्व्स वगैरह, जो गेहूं क्योंकि लंबे है चलते हैं, आपको तो पता ही है। और पाकिस्तान वाला जो रास्ता है वो वाला खुला हुआ है, तो वहां से कुछ सप्लाई जा रही है। और जहां तक फार्मास्यूटिकल्स की बात है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां बनाने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत ही है, तो वहां से जाहिर है कि वो दवाइयां जा रही है। बाकी काफी देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा भारत ही सप्लाई करता है पूरी दुनिया को। तो वो सारी तमाम चीजें हैं, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। पर हाँ, ईरान के लिए चिंता का विषय है, इसलिए ईरान ये चाहता है और सीरियसली चाहता है कि अगर अमेरिका ईमानदार कोशिश कर रहे हैं तो वो समझौते के लिए तैयार है। और ये प्रेशर अगर नहीं होता, अगर वहां पे भली लीडरशिप कुछ भी वहां के अंदर जो लोकल मीडिया है उसमें कुछ भी कहे,
पर वास्तविकता है कि ईरान की सरकार प्रेशर में है, वो समझौता चाहते हैं, पर समझौता करे कैसे? तो अमेरिकन वॉरशिप्स जब तक वहां से हटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो किस बिला पे समझौता करे? क्योंकि समझौते के लिए पहली शर्त ही तो ये है ना कि आप पीछे हटे तभी तो समझौता होगा। आप तो लड़ने के लिए तैयार है और चाहते हैं कि समझौता हो, तो ऐसा संभव नहीं है। जी नैना जी। जी अच्छा, रजा जी शायद इस पर कुछ रिएक्ट कर रहे थे, फिर मैं संजय जी का रुख कर रही हूँ। जी रजा जी। जी आप जो इन्होंने खुल के बता दिया, जो फैक्ट्स हैं ये तो है ही, मगर बातचीत में क्या है, एमओयू में देखिए, अगर ताकत होती, हिम्मत होती अमेरिका की, क्यों 1100 किलोमीटर दूरी जाके अब्राहम लिंकन रुका हुआ है, कोई भी नजदीक क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप में ताकत है, आप जीत रहे हैं, कुछ है, तो नजदीक आते ईरान के, सब दूर भाग के क्यों खड़े हुए हैं? इससे आप पता चलता है कि ईरान के पास पूरी कंट्रोल है। अगर कंट्रोल ईरान के पास नहीं होती तो उनका अब्राहम लिंकन, जबकि सबसे बड़ा जंगी जहाज, वो नजदीक होता, ईरान के नजदीक होता। ईरान से क्यों दूर भाग गए? वो खुद ट्रंप ने ये इकरार किया कि एक साथ 100 ड्रोन और मिसाइल आते हैं। तो ये चीजें हैं ना, डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि ये चीजें जो हो रहे हैं है, जो फैक्ट को तस्लीम करना पड़ेगा कि जो जिस तरीके से है कि अमेरिका की हाथ, लेकिन जो हो रहा है वो आखिर कब तक चलेगा? एक लास्ट रिएक्शन में जल्दी से इसी पर, एक कुलकर्णी सर, ये रिपर ड्रोन का गायब होना, अगर ये खुद अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई कि ये बरमूडा ट्रायंगल बन गया, तो ये कितना ज्यादा चिंता का विषय है आने वाले वक्त को लेकर भी? इसमें कोई शक नहीं, चिंता का विषय है, लेकिन सवाल सिर्फ ईरान और यूएसए की लड़ाई को रोकने का नहीं है, क्योंकि ईरान की जो शर्त है कि हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हुदी हुआ, इनके ऊपर हमले नहीं होंगे, ये तो कभी रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि कितना भी कर ले, इजराइल का अस्तित्व का सवाल है। तो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को ठोकेगा, उधर गाजा में उधर उनको मारेगा, उधर सऊदी अरेबिया है वो हुदी के ऊपर हमला करेगा, तो ये तो हमले होते रहेंगे। ईरान के ऊपर हमले ना हो, तो ये तो ईरान के प्रॉक्सीज है ना, तो ये ईरान के जो प्रॉक्सीज है, इनके ऊपर हमला ईरान ने बोला है, लेबनान पे हमला नहीं होगा। क्या इजराइल लेबनान पे हमला बंद करेगा? कभी भी नहीं करेगा। मुझे ये लग रहा है कि ये युद्ध जो है, मिडिल ईस्ट की ये जंग, कई दुनिया को अलग अलग कई मैसेज दे रही है, नए रास्ते दे रही है, कई रास्तों के एक तरह से उम्मीद दे रही है, कई पैटर्न्स भी दे रही है, और दुनिया के कई मोर्चे तो जंग की आग में वैसे ही झुलस रहे हैं, या फिर वहां पर ये कहा जाए कि बस चिंगारी लगने की देरी है। ये इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस आखिर किस रूप में आगे घातक बनते हैं, ये बड़ी बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।